अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया ही था, दैट इज ये क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसका रूल्स रेगुलेशंस मैंने बताया था। आज हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था कि तुम लोगों को कि ये कंसेप्ट देखो, जो बताया था अगर वो फॉलो करेंगे ना तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने जो नोट डाउन किया था वो कहाँ तक किया था, हम एक बार चेक कर लेते हैं। वो हम लोगों ने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था शायद। अच्छा, यहाँ तक। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, जो कि अगर कॉन्सोलिडेट होने के पहले दो कंपनी, जो कंपनी बाद में कॉन्सोलिडेट हुई है, उनके अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शंस होता है जैसे कि स्टॉक का लेन देन, ठीक है, तो फिर किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ये हम लोगों ने किया था। अच्छा, अब देखो कॉन्सोलिडेट हमें क्या करने के लिए देगा। देखो, जैसे मैंने लास्ट दिन ही बताया तुम लोगों को कि मेनली बैलेंस शीट देता है। वैसे कॉन्सोलिडेट पीएल भी होता है, कॉन्सोलिडेट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है गुड आफ्टरनून श्रीजीत। देखो, वो है हम लोग का, यहाँ देखो मैंने लिख दिया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। कंसोलिडेट तो कुछ करने के लिए बोलेगा, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना तो पीएल है, ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ना तो नोट्स टू अकाउंट से। मेनली हमें बैलेंस शीट पे ही कंसोलिडेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब और दो कंसेप्ट है वो बता के फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन दिया भी था तुम लोग को कि इलास्ट्रेशन में ट्राई करके देख सकते हो, बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फिफ्थ नंबर जो है पॉइंट, ये शायद फोर्थ नंबर था मुझे जितना याद आ रहा है, अपस्ट्रीम वाला। ठीक है, देख लेते हैं। अपस्ट्रीम वाला जो पॉइंट था वो कंसेप्ट नंबर, हाँ, कंसेप्ट नंबर 4 तक किया था। अब कंसेप्ट नंबर 5 करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। छोटा है कंसेप्ट नंबर 5। तो कंसेप्ट नंबर 5 देखो। कंसेप्ट नंबर 5 में बोला है कि जब हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे तो हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन क्या क्या चीजों का हो सकता है वो तो मैंने पहले ही बताया, और हमारे एग्जाम पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया। ठीक है, अब देखो हम लोग कंसोलिडेशन क्या क्या चीजों का कर सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट, जो कि 99% चांस है यही आएगा। ठीक है, और इसके अलावा एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और सीएफएस, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जब कंसोलिडेट करेंगे तो हमें एक चीज फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह का। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइप। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, ये मैंने अकाउंटिंग लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी फॉलोज। ठीक है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए। जैसे मान लो कि एच लिमिटेड यानी जो होल्डिंग कंपनी है, और एस लिमिटेड जो कि सब्सिडियरी कंपनी बन रही है, दोनों का मान लो इन्वेंट्री है। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। एच लिमिटेड का भी अपना इन्वेंट्री, एस लिमिटेड का भी। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग कॉस्ट में कभी पढ़े हो तो फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। ठीक है, बेस स्टॉक मेथड, काफी सारा मेथड होता है जिसके थ्रू से हम लोग अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एस लिमिटेड मान लो अपनी इन्वेंट्री का जो वैल्यू करती है वो फॉलो करती है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। और मान लो एज लिमिटेड जो है वो फॉलो करती है फीफो। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये दोनों जो है कॉन्सोलिडेट हो रहा है, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन बेयर कर रहा है, तो ये दो तरीके का अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं फॉलो कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, एस लिमिटेड का इन्वेंट्री एच लिमिटेड में ऐड होगा। ठीक है,
तो कोई भी एक फॉलो करना चाहिए। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, मतलब थोड़ा सोच के बताओ कि फिर वो दोनों वेटेड एवरेज या फीफो में से क्या फॉलो होना चाहिए, बताओ क्या फॉलो होगा, क्या लगता है? एज लिमिटेड का बात फॉलो, फीफो। फीफो ऑब्वियसली, क्योंकि एज लिमिटेड के पास तो प्रायोरिटी ज्यादा है ना, वो तो होल्डर है। तो वो बोलेगी भाई हम फीफो करते हैं तो तुम्हारा भी फीफो में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, मतलब फीफो में ही इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे। तो फिर जब ये कॉन्सोलिडेट हो जाएगी, ठीक है, कॉन्सोलिडेट कॉन्सोलिडेट होगी तो फिर ये लोग क्या फॉलो करेंगे, फीफो फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है ना, ये तो होल्डर कंपनी, इसका बात तो मानना ही पड़ेगा इस लिमिटेड को। तो फिर ये जो पॉलिसी फॉलो करेगी उसमें इनको ट्रांसफर होना पड़ेगा, मतलब ये खुद ही कर देगी उसमें ट्रांसफर, ठीक है। तो ये एक हो गया यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब ये होता है। अच्छा, अब इसमें लिखो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज, alignment of policies should be made, and accordingly profit should be adjusted, profit should be adjusted। अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने, देखो हमें क्या करना है, अलाइनमेंट करना है पॉलिसी को, मतलब एक के बाद एक जो है उससे दिखाना है। और हमें क्या करना है, प्रॉफिट भी उस हिसाब से एडजस्ट करना है। क्यों? देखो क्योंकि अगर हम लोग फीफो से वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज से फीफो में ट्रांसफर होते हैं ना, तो हमारा इन्वेंट्री यानी स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज हो सकता है। मान लो जो स्टॉक का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज में था 2100, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, मान लो जो 2100 था वो फीफो में ट्रांसफर होके 2000 का हो गया, मतलब वैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, मेथड चेंज होने से वैल्यूएशन में भी चेंज होगा, चेंज ड्यू टू मेथड चेंज, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज ड्यू टू मेथड चेंज, मेथड चेंज होने से वैल्यू में चेंज हो सकता है। अब ऐसा मत सोचो कि ये कम ही होगा, मुझे अभी दिमाग में उतना नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कॉस्ट में जब करोगे तब देखना कि फीफो से अगर हम लोग वेटेड एवरेज जाते हैं किस में कम ज्यादा होगा, उसका अलग टेक्निक होता है। अभी सिर्फ इतना समझो, कम या ज्यादा जो भी हुआ, ठीक है, तो उससे हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट होगा, सोच के देखो। क्योंकि ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग में नॉर्मली क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा तो नेट प्रॉफिट चेंज होगा, तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा ना। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग पॉलिसीज का अलाइनमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ प्रॉफिट को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और एक पॉइंट लिखो, अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट्स, रिपोर्टिंग डेट्स, alignment of reporting dates should be made, एक मिनट रुको तो, एक मिनट रुको। चलिए, सर ने ग्रुप में डाल दिया तो सभी एंटर कर रहे हैं, लेकिन सबका नहीं है ये वाला क्लास, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो रिपोर्टिंग डेट शुड बी मेड, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंस should not exceed, should not exceed 6 months, 6 months, ठीक है। तो और एक चीज भी फॉलो करना है, बोल रहा है कि जब हम लोग रिपोर्टिंग डेट को अलाइन करेंगे, अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट जो है वो कैसे होगा, बोल रहा है कि डिफरेंस जो है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, अगर
एक कंपनी है, मतलब होल्डिंग का अगर 31 मार्च है तो दूसरे का मान लो 30 सितंबर है, तो ये देखो 31 जैन, तो फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ्स हो गया ना ये गैप। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट जो है रिपोर्टिंग डेट्स का, उसका गैप जो है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर हुआ तो नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा अगर हुआ तो नहीं चलेगा। तो जो रिपोर्टिंग डेट्स है उसमें डिफरेंस 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, बस ये अभी इतना ही करेंगे, और लास्ट क्लास में जो पढ़ा है ठीक है उसके हिसाब से अभी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 1, क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब जब एक्वर किया गया, ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडियरी कंपनी को एक्वर किया तब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था, और जब कंसोलिडेट हुआ तब कितना था। गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्या निकल के आएगा? तो गुडविल कैपिटल रिजर्व मैंने लास्ट क्लास समझाया कि गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या होता है। मान लो हम लोगों ने 100 रुपए खर्च करके किसी कंपनी को खरीदा, बदले में 120 रुपए का चीज मिला, तो कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है। और अगर 100 रुपीज पे करके हमें 80 रुपीज का कुछ मिला, तो फिर हम लोगों ने लॉस का जो है ट्रांजैक्शन किया। तो लॉस क्यों करेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि इनमें फ्यूचर में हमें बेनिफिट है, यानी गुडविल है। और यहाँ थर्ड नंबर, मतलब हमें बोलना है कि कब कब गुडविल जनरेट हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व। एक्चुअली यहाँ पे ना काफी सारा केसेस है क्वेश्चन में, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बताना है। तो पहला तो बताना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, फिर गुडविल कैपिटल रिजर्व। उसके बाद बोला है amount of holding company's profit in the consolidated balance sheet assuming holding company's own profit and loss account to be 2 लाख in each case। हम समझा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कितने सारे केसेस बने हुए हैं। देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें टोटल 4 केसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो सब्सिडियरी कंपनी कौन है? तो यहाँ नाम दिया है ABCD। ठीक है, परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड, तो परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड मतलब होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी में कितना शेयर होल्ड किया है, होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी में कितना शेयर होल्ड किया है, होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी में कितना शेयर होल्ड किया है, होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी में कितना शेयर होल्ड किया है। तो पहले मुझे बताओ तो हर एक केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा? पहले वाले केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, बोलो। मैम 10%। उसके बाद वाला 15, उस उसके बाद 20 और 20। 20, और ये लास्ट वाला, हाँ ये वाला बोलो, 0 होगा। ठीक है, 0% होगा, क्योंकि अगर होल्डिंग ही सब ले लिया है तो मतलब पूरा होल्डर के अंडर चला गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ बचा नहीं, 0%। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग निकालेंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन में कितना शेयर है, कितना हिस्सा है। ठीक है, अच्छा अब देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज तो पता चल गया, होल्डिंग का जितना होता है बाकी रिमेनिंग माइनॉरिटी का होता है। अब ये कॉस्ट जो है ये किसके लिए जो है मैटर करता है? ये कॉस्ट किसने पे किया होगा? होल्डिंग कंपनी ने पे किया होगा। किसको? सब्सिडियरी को, क्योंकि उन्होंने उनका शेयर होल्ड किया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था शेयर होल्ड का मतलब सिर्फ शेयर नहीं होता है, शेयर में एक्चुअली शेयर कैपिटल है, कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड होके ही जो है पूरा नेट वर्थ बनता है। ठीक है, तो क्या एक्वर किया जाएगा? होल्डिंग कंपनी के तरफ से नेट वर्थ। ठीक है, और माइनॉरिटी के पास क्या रहेगा? माइनॉरिटी के पास उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नेट वर्थ रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो 1/1/2001 और ये 31 दिसंबर 2001, ये है डेट ऑफ एक्विजिशन का हालत, ये है कॉन्सोलिडेशन डेट। हमें पता है इस डेट पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, इस डेट पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, ये दोनों हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर अपने हिसाब से लिख के दिखा रहे, देखो कैसे करके प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इलास्ट्रेशन 1। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अलग तरीके से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसका 2 पार्ट कर देते हैं, इसके 2 पार्ट में आंसर्स देना है। एक बनाएंगे ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये पूछा है ना क्वेश्चन में, इसीलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। और एक हो जाएगा ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है,
अच्छा, और हम लोग को ये भी पूछा था, ये पॉइंट ए का आंसर, ठीक है। तो देखो हम पहले यहाँ पर करके दिखाते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 में डेट ऑफ एक्विजिशन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ से 10%, केस 1 में 10% है, ठीक है। केस 1 में 10% होगा, चाहे वो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे हो। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कभी नहीं चेंज होता है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना पोर्शन होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ होल्डिंग का मतलब होल्डिंग कंपनी का बात नहीं कर रहे, वो तो देखो नाम है वैसा, होल्डिंग कंपनी, बिकॉज वो होल्ड करता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी तो शेयर और प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, कितना 10%। अब नेट वर्थ पे होता है, तो नेट वर्थ कितना है, पहले वाले केस में नेट वर्थ है ये 1 लाख प्लस 50,000, ठीक है। ये 1,2001 का, तो यहाँ पर कर देते हैं 1 लाख प्लस 50,000, ठीक है। ये टोटल है, इसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना मिलेगा, ओनली 10%, तो 1,50,000 का 10% जितना होगा उतना कैलकुलेशन करके लिख देना है तुम लोग को। और डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे देखो कितना आता है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे 1 लाख प्लस 70,000, तो यहाँ पर 1 लाख प्लस 70,000, ठीक है। जितना आएगा उतना लिखना है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15,000, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 17,000 हो गया, ठीक है। इनका 10% है, तो पूरे हिस्से में इनका 10%। सेम इसी तरीके से हम लोग केस 2, केस 3, केस 4 भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 85% इनका था, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का था 15%, ठीक है। तो 15% इंटू, अब केस 2 का कितना वैल्यू था, देखो केस 2 में है 1 लाख प्लस 30 और इधर 1 लाख प्लस 20, 1 लाख प्लस 30 और इधर करो 1 लाख प्लस 20, और मुझे बताओ कितना आ रहा है, अगर कैलकुलेशन कर रहे हो या किया हुआ है तो, घर पे किए हो तो कितना हो जाएगा, 1 लाख 30 का 15%, बताओ, कोई नहीं कर रहे। मैम 19,500। अच्छा, 19,500, अरेटा 18,000, ठीक है। केस 3, ठीक है। केस 3 ये देखो 20% कितने का, 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 दोनों में सेम है, 50 प्लस 20, इधर भी वही 50 प्लस 20, फिफ्टी प्लस 20, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं 50 प्लस 20 मतलब, अच्छा कितना परसेंट है हम लोग का, 20%, ठीक है। तो 20% लिखेंगे यहाँ पर। हाँ बताओ। मैम 1000। 14,000, अच्छा। और ये वाला भी सेम ही है, डेटा तो सेम है, तो ये सब रुपीज हो गए। अच्छा, केस 4, केस 4 100% है, तो इसका कितना आएगा आंसर बोलो, तो अगर कर भी लेते हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने से तो 0 ही आता है, कुछ और थोड़ी ना आएगा। 50 प्लस 40, 50 प्लस 55, 50 प्लस 40 लिख सकते हैं, बट ये तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और 50 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। बस इतना सा पूछा था। अभी हम लोग आज जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, उससे तुम लोग का जो भी कंसेप्ट मैंने बताया था वो तुम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो मतलब हिस्सा है, शेयरिंग है, वो कितना होता है, होल्डिंग के अलावा जितना परसेंट उनके पास रहेगा उतना परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन परसेंटेज ऑफ व्हाट, नेट वर्थ, ठीक है। नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। तो नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, दो तरीके से मैंने सिखाया था, या तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है, या फिर टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, दोनों में से किसी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में से पीएल था, तो वैसे हम लोगों ने कर लिया। अब पॉइंट 2 बोला है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी निकल के आ रहा है वो हमें बताओ, ठीक है। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा वो हमें बताना है। तो तुम लोग इसके बाद भी कर सकते हो, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, मेरा यहाँ हो जाएगा शायद, ठीक है। मतलब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ
कंट्रोल, ठीक है, मतलब होल्डिंग कंपनी का ही तो ये आएगा ना, गुडविल कैपिटल रिजर्व तो और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए नहीं आता है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 का आंसर कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 1 का कर दिया। तुम लोग चाहो तो इसके नीचे कर सकते हो, ऐसे साइड में करना, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग का क्या आ सकता है, या तो गुडविल आएगा या तो फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोगों को मिला कितना नेट वर्थ में से, मतलब होल्डिंग को, और पे कितना किया गया, ठीक है, उसके ऊपर। अच्छा, तो देखते हैं। तो यहाँ पर कितना कॉस्ट बेयर किया गया है, तो केस 1 में कॉस्ट बेयर हुआ है 1,40,000। तो हम पहले कॉस्ट ही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, फॉर्मूला लिखना नेसेसरी नहीं है, फिर भी हम लिख के दिखा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे होल्डिंग, मतलब एच कंपनीज शेयर इन नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है। एस लिमिटेड ना सब्सिडियरी कंपनी का नाम था, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट केस 1, ये केस 1 के बगल में हम केस 1 वाला लिख रहे हैं, ठीक है। तो केस 1 में देखो 1,40,000 होल्डिंग कंपनी ने कॉस्ट बेयर किया, ठीक है। बदले में उसे दिख रहा है, तो बदले में उनको 90% ऑफ नेट वर्थ मिला होगा, किसका, जिसके शेयर को होल्ड किया, यानी कि जो है सब्सिडियरी कंपनी का। अब उसका कौन सा पोर्शन लेना चाहिए, तो बोलो डेट ऑफ एक्विजिशन लोगे या कॉन्सोलिडेट पे जो था वो लोगे। जब कोई कंपनी किसी कंपनी को होल्ड कर रहा है तो ऑन दैट डेट जो शेयर कैपिटल, मतलब जो नेट वर्थ था, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व सरप्लस, बेसिकली रिजर्व सरप्लस के अंदर पीएल आता है, तो कौन सा अमाउंट लेना चाहिए, तुम लोग मुझे बताओ। क्या ये अमाउंट हमें लेना चाहिए या फिर ये अमाउंट लेना चाहिए। जब एक्वर करेगा तो कौन सा दिख रहा था, बोलो, ये तो मैम लैंग्वेज। डेट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, ऑब्वियसली जब एक्वर करने जाएंगे, जितना परसेंटेज, जितना नेटवर्थ रहेगा उसी का परसेंटेज होल्ड कर सकते, तो ये कैसे आएगा। ये तो आफ्टर एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर एक्विजिशन तो ये कंपनी इसका खुद का ही हो गया, तो उसमें कैसे खर्चा जो है कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे क्या मिला और मैंने क्या दिया, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो 1,50,000, यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना, सेम डेटा है तो हम दोनों मिला के लिख देते हैं 1,50,000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है। तो 1,50,000 का 90% कितना होगा, कितना होगा। 1,35,000। अच्छा, 1,35,000, ठीक है। 1,35,000, अब बोलो, हम लोगों को 1,35,000 का नेट वर्थ मिला, हम लोगों ने उसके बदले पे किया 1,40,000, तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस, मतलब जो आंसर आएगा माइनस करके वो मतलब प्रॉफिट अगर हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल, बोलो। गुडविल। गुडविल, ठीक है, ऑब्वियसली गुडविल हुआ ना, क्योंकि मिला मुझे 1,35,000 का नेट वर्थ और पे करना पड़ा 1,40,000, फिर भी हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन किया, तो इसका मतलब जो भी आंसर आया वो गुडविल बता रहा है, ठीक है। केस 2 फिर से बताओ तुम लोग, 1,04,000 इन्होंने पे किया, अब और ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे, ठीक है। 1,04,000 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया इस कंपनी का शेयर होल्ड करने के लिए, और बदले में कंपनी ने क्या दिया, अगर माइनॉरिटी का 15% है तो होल्डिंग का कितना हो जाएगा, 85% ऑफ क्या होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन में ये वाला था, देखो ये डेट सेम सेम डेटा है ना, 1,30,000, तो हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं, तो 1,30,000। तो अब मुझे बोलो यहाँ पर क्या डिफरेंस निकल के आएगा, 1,04,000 माइनस ये 85% ऑफ 1,30,000, देख लेते हैं कितना हो रहा है। 1,10,500. अच्छा, 1,10,500। अब मुझे बताओ कि क्या आ रहा है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो 1,04,000 पे किया, हाँ बोलो। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ठीक है। सीआर लिख दिया, कितना आ रहा है, 6,500 आएगा, माइनस करके देखो 6,500, क्योंकि 1,10,500 मिला और दिया कितना 1,04,000, कम दिया ज्यादा मिला, तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। फिर इसके बाद 56,000 कॉस्ट पे करना पड़ा। अच्छा, हमें मिला क्या, 80% ऑफ नेट वर्थ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 50 + 20 70,000। अच्छा, अब देखो ये कितना आता है,
56,000 माइनस कितना हो जाएगा? 70,000 6 ही हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? हाँ बोलो, इसमें क्या आंसर लिखोगे? मैम 0 होगा। हाँ 56 माइनस 56 हाँ, 0। मतलब गुडविल भी नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं, ना तो प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन है ना तो लॉस वाला ट्रांजैक्शन है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब केस 4 का कॉस्ट कितना बेयर हुआ है देखते हैं। केस 4 में 1 लाख, और बदले में क्या मिला है? 100%, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कोई बचा ही नहीं, मतलब पूरा एक्वर हो गया। 100% ऑफ 50 + 40 90,000, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 100% ऑफ 90,000 कितना होता है? 90,000 होगा। अच्छा, तो ये तो 10,000 आ रहा है। तुम लोग मुझे बस बता दो कि गुडविल लिखे या कैपिटल रिजर्व लिखे? गुडविल। गुडविल होगा, क्योंकि 1 लाख पे किया हम लोगों ने, कॉस्ट बेयर 1 लाख किया, इन्वेस्टमेंट मतलब खरीदने के लिए शेयर और नेटवर्थ के लिए 1 लाख देना पड़ा, जबकि नेटवर्थ मिला उसके बदले 90,000, तो कम मिला, ज्यादा दिए तो गुडविल होगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ। देखो लास्ट दिन यही कंसेप्ट सीखा था, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब थर्ड नंबर पॉइंट में क्या बोला है? अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट कॉन्सोलिडेटेड होगा, मतलब होल्डिंग अपने अंदर सब्सिडियरी को दिखाएगा अपने बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना दिखना चाहिए, एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस टू बी 2 लाख इन ईच केस, ठीक है। केस 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 2 लाख होगा हर एक केस में। तो कंपनी होल्डिंग कंपनी कितना कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाएगी? तो देखो, हम पहले हेडिंग करते हैं, कैसे करके लिखेंगे, प्रेजेंटेशन बताते फिर तुम लोग को बताएंगे क्या होगा। होल्डिंग कंपनीज शेयर, होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिखा सकती है? तो अगर तुम लोग को याद है, मैंने जो कंसेप्ट तुम लोग को समझाया था कि रिजर्व सरप्लस के अंदर जो प्रॉफिट आएगा उसमें होल्डिंग कंपनी अपना कौन सा प्रॉफिट दिखाएगी? प्री और पोस्ट मैंने बताया था, बोलो। होल्डिंग कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिखाएगी कि पोस्ट एक्विजिशन? वो याद है कि नहीं? बोलो। प्री एक्विजिशन मतलब जो प्रॉफिट उसने खरीदा, और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब खरीदने के बाद जब दोनों कंपनी मिलके काम करे, मतलब एक्चुअली होल्डिंग का ही पार्ट हो जाता है सब्सिडियरी। होल्डिंग बोलेगा हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा मेहनत का पैसा है, ठीक है, और मतलब मेरे मेहनत से किया गया प्रॉफिट है, वो हो गया। और अब जो खरीद रही है प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर देखो ये सब प्रॉफिट परचेस करना पड़ा, ये जो 50,000, ये 30,000, 20,000, 40,000, ये सब प्रॉफिट था, ये शेयर था, ठीक है, और ये प्रॉफिट था, ठीक है। तो प्रॉफिट का हिस्सा परचेस करना पड़ रहा है। परचेस प्रॉफिट जो है वो प्री एक्विजिशन होता है, और आफ्टर एक्विजिशन जो प्रॉफिट कमाए जाते हैं वो पोस्ट एक्विजिशन होता है। मुझे ये बताओ कि जब बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड होगा तो कौन सा प्रॉफिट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट बोल के दिखाएगी? पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि प्री को थोड़ी ना प्रॉफिट दिखा रही है। प्री को कैसे एडजस्ट कर रही है? प्री को तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो हो रहा है वो दिखा रही है, ठीक है। अब देखो पहला केस, तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी क्या दिखाएगी? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अपना हिस्सा दिखाएगी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और अपना जो प्रॉफिट है, मतलब एच लिमिटेड का भी तो खुद का प्रॉफिट है, वो दिखाएगी। तो केस 1 में कितना दिखाएगी? 2 लाख तो दिखाएगी ही दिखाएगी, जो कि उसका प्रॉफिट है, ठीक है, प्लस कितना दिखाएगी? तो होल्डिंग कंपनी कौन सा प्रॉफिट दिखाएगी, मुझे ये बता सकते हो? देखो, अच्छा यहाँ पर और एक चीज भी देखना है हर एक केस में। देखो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ 1/1/2001, ठीक है। 1/1/2001 में जब एक्विजिशन हुआ तब प्रॉफिट कितना था? देखो 50,000, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट था 50,000। अच्छा, अब जब 31 December 2001 आया, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, तब प्रॉफिट हुआ 70,000, ठीक है।
तो मुझे एक चीज बताओगे कि इसमें प्री प्रॉफिट कितना है, वैल्यू मुझे थोड़ा सा बताओ कि प्री प्रॉफिट कितना है और पोस्ट प्रॉफिट कितना। मैम प्री 50,000 है और पोस्ट 70,000। प्री का आंसर सही हुआ, लेकिन पोस्ट में थोड़ा सा गलत हो रहा है। पोस्ट का सोचो, क्या 70,000 होगा या इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचो। पहले 50,000 था पूरे साल मैम भर के। 20,000। हाँ, ये सोचना था हमें, ठीक है 20,000। क्योंकि पहले 50,000 था, तो जब हम लोग प्रॉफिट को दिखा रहे ईयर एंड में, तब कैसे दिखा रहे होंगे कि 50,000 ओपनिंग में था, ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब हम लोगों ने कितना अर्न किया 20,000। तो पोस्ट हम लोग कितना बताएंगे, 20,000 बताना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग 70,000 ओवरऑल हुआ प्री प्लस पोस्ट मिला के, क्योंकि ये यहाँ पर आके बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो होल्डिंग कंपनी वो बोली कि 2 लाख तो मेरा है, वो तो हम दिखाएंगे, मेरी मेहनत से किया हुआ है। और जो मैंने सब्सिडियरी को एक्वायर किया है, उसका कौन सा वाला प्रॉफिट हम दिखाएंगे, उसका हम प्रॉफिट दिखाएंगे जो पोस्ट वाला है, यानी 20,000। लेकिन क्या 20,000 पूरा वो दिखा सकते हैं, या उसमें उसका जितना होल्डिंग है उतना दिखाना चाहिए, जितना उसका होल्डिंग है। तो केस 1 में होल्डिंग कितना है, 90%। देखो अभी हम लोगों ने किया ना, इधर ये देखो दिख रहा है 90%। तो यहां पर लिखेंगे 90% ऑफ, ऐसे लिख देंगे 70,000 माइनस 50,000, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट करके तुम लोग को देखना पड़ेगा कितना आएगा। तो ये 2 लाख आ रहा है, 10,000 का 90% कितना हो जाएगा, सॉरी 20,000 आ रहा है, मतलब 18, 2 लाख 18, देख 2,18,000, ठीक है। अच्छा, केस 2। तो केस 2 का यहाँ पर देखो, प्रॉफिट स्टार्टिंग में कितना था 30,000, उसके बाद हुआ 20,000, ठीक है। 30,000 और 20,000 सेम तरीके से, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट था 30,000, ये हो गया प्री। अच्छा, उसके बाद यहाँ ईयर एंड में दिख रहा है सेम डेट पे 20। इसमें कम हो गया, हो ही सकता है बिजनेस में लॉस हुआ होगा, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करके तुम लोग लिखोगे। मैंने ये लिख दिया, तुम लोग मुझे फाइनल आंसर बताओ, अगर ट्राई कर रहे हो तो फाइनल आंसर बताओगे। जैसे ये 2,18,000 बताया ना, वैसा तुम लोग बताओ कितना आंसर होगा। कर रहे हो ट्राई। हाँ मैम 208500। 208500 आंसर तो मतलब थोड़ा सा गलत आ गया, लेकिन वैल्यू सही निकला है, क्योंकि प्लस माइनस गलत हो गया है। क्यों बोलो तो, क्योंकि 30,000 से अगर मेरा प्रॉफिट 20,000 तक पहुंच गया, तो मेरा पूरे साल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बताओ। मैम 2 लाख से लॉस। 8,500 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू सही आया बट माइनस करना पड़ेगा, तो ये लॉस आया ना। देखो, अगर हम लोग 30 से 20 में पहुंच गए तो लॉस इनकर किया कितना। तो पोस्ट जो है, पोस्ट प्रॉफिट की जगह है ये पोस्ट लॉस, ठीक है। तो अब होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, अपना 2 लाख तो लिखेगी, ये सही किया है तुम लोगों ने। और ये जो हम लोग का बाकी 85% का होल्डिंग है, 85% में कौन सा पोर्शन लेगी, ये वाला हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए तुम लोग को, देखो 20,000 माइनस 30,000, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि लॉस है। बाकी देखो यहाँ ड्रॉ करने से भी समझ में आएगा कि प्रॉफिट जो है डाउन हो गया है, तो फिर लॉस है। तो ये 2 लाख यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन, माइनस 8500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,91,500, ठीक है। अच्छा, केस 3 बताओ, केस 3 में क्या होगा। तो हम पहले यहाँ बना देते, चलो केस 3 तुम लोग का ड्रॉ कर देते हैं। 1/1/2001 का प्रॉफिट, 31 दिसंबर 2001 का प्रॉफिट, दोनों बता देते हैं। तो ये देखो 50 और इधर हो गया 20।
बताओ कितना होगा। मैंने डेटा लिख दिया, ठीक है, मुझे फाइनल आंसर बताओ इस तरीके से। 1,76,000 में ये तो नहीं आया आंसर। अच्छा मैंने गलत लिख दिया होगा डेटा, मैम एक सेकंड। हाँ हाँ 20, यही बात है ना, गलत मैम लिख वन दिया। लैख 94,000। रुको रुको, मैंने गलत लिख दिया है, एक सेकंड। ये 20,000 है और उसके बाद भी 20,000 है, मैंने गलत लिख दिया है। अब बता। मैम 2 लाख ही रहेगा। हाँ 2 लाख ही रहेगा, मैंने तब ना गलत लिख दिया था। 20,000 से 20,000 ही हुआ, तो इसका मतलब पोस्ट में जीरो ऐड हुआ है, ना तो ऐड हुआ है कुछ, ना तो लेस हुआ है। तो अब ये अपना 2 लाख तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और कितना दिखाना चाहिए, 80% था, ठीक है, 80% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब पहले भी 20,000 और उसके बाद भी 20,000, तो फिर यहाँ पर हो गया 0 of 80%, मतलब 0, यानी कि 2 लाख ही रह जाएगा, ठीक है। और केस 4 ये वाला बताओ, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। 1 और 31 दिसंबर, ठीक है। 1 में हम लोग का ये वाला कॉलम 40 और इधर 55, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। 40 और इधर 55, ये तो प्री है, एक्वर करने के पहले। तुम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा पोस्ट कितना होगा और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। 1,85,000। 1,85,000 नहीं, मैम 2 लाख 1,85,000। हाँ बोल, बोलो बोलो। 2 लाख 2,15,000। 2,15,000 सही है। 2,15,000, देखो 2,15,000 आ रहा है कि नहीं? पहला बात है 40 से 55 हुआ तो पोस्ट में प्रॉफिट कितना हुआ। अगर ईयर के स्टार्टिंग में किसी का प्रॉफिट 40,000 था, कंपनी हो या कोई भी हो, और ईयर के एंड में 55,000 हुआ, तो उसने उस ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमा लिया, 15,000। तो कौन, हाँ यहाँ 2 लाख तो लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 100% था ऑफ 15,000। और अब 50 15,000, हाँ 55 माइनस 40, यहाँ हो गया 2 लाख प्लस 15,000, तो 2,15,000 ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इतना कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्सोलिडेटेड फुल्ली बनाएंगे ना, तब हमारे पास जो है इतना छोटा छोटा पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो पूरे एक बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये पार्ट होगा, हाँ इतना सारा केसेस नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग को ये जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी ना हम लोग कंसोलिडेटेड जब बनाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, तब ये सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या हो जाता है, सिंपल कंसेप्ट है, होल्डिंग कंपनी अपना प्रॉफिट क्या दिखा, अपना प्रॉफिट दिखा रही, मेहनत का इनकम, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है वो तो पूरा वो दिखाएगी दिखाएगी। और सब्सिडियरी का कितना दिखा सकती है, उसके एक्वर होने के बाद सब्सिडियरी से जो प्रॉफिट आया उसमें उसका मेहनत है, उसका हिस्सा वो दिखाएगी, और कितना हिस्सा दिखाएगी, जितना वो होल्ड कर रही है, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो ये काफी सारे केसेस में मुझे लगता है हम लोगों ने ये चीज सीखा, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 2 ये देखते हैं, इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड purchased 80% share of ABC Limited on 1st Jan 2001 for 1,40,000. The issued capital of ABC Limited on 1st Jan 2001 was 1 lakh and the balance in profit and loss was 60,000। ठीक है, पहले ना हम इतना टाइमलाइन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या पूछा है वो तो देखेंगे, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन दिया ना पहले हम तुम लोग को वो यहाँ पर दिखाते हैं। तुम लोग भी अगर ऐसे लिखोगे, हम तो रिकमेंड करेंगे लिखना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आता है, ठीक है। अच्छा बोला क्या है, XYZ लिमिटेड ने परचेज किया है 80% शेयर ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1st Jan 2001। तो 1st of Jan 2001 में क्या हुआ है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन है। कौन किसको एक्वायर किया है, XYZ लिमिटेड ABC को, तो हम ऐसे लिख दें XYZ एक्वायर किया है ABC को, मैंने इस तरीके से एरो लगा दिया, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन ये वाला है, कितने में,
फॉर 1,40,000, तो फॉर 1,40,000 होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,40,000 रुपीज दे के 80% शेयर परचेज किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,40,000, होल्डिंग कितना हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है 80%, ठीक है, होल्डिंग 80%। अच्छा, अब यहाँ पर द इशूड कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी वाज 1 लाख, मतलब एबीसी लिमिटेड जो है ना, मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है, इनका शेयर कैपिटल इस डेट पे कितना था और इनका प्रॉफिट कितना था, ये क्वेश्चन में बताया। तो शेयर कैपिटल था ₹1 लाख, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस था 60,000, ठीक है। तो अभी तक स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि XYZ लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड का 80% शेयर ऑक्युपाई किया है 1,40,000 रुपीज खर्च करके, जिसमें से क्या मिला होगा, ये शेयर और ये पीएल का 80% उनको मिला होगा, ठीक है। अच्छा, ये आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2001, ABC Limited earned a profit of 20,000 and at year end declared and paid dividend of 15,000। अच्छा, अब 31 दिसंबर पे जाते हैं, 31 दिसंबर 2001, ठीक है। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, ये हमें ईयर एंड का प्रॉफिट नहीं बताया, बोल रहा है लैंग्वेज देखो, बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2001 एबीसी लिमिटेड अर्नड, तो एबीसी लिमिटेड ने इस पीरियड में अर्न किया है कितना प्रॉफिट, हमें बता दिया है 20,000 अर्न किया है, ठीक है। नॉर्मली हमें क्या होता है, ऐसे अगर बता देता कि 31 दिसंबर 2021 को प्रॉफिट का वैल्यू है 20,000, तो हम लोग बोलते 60,000 से प्रॉफिट 20,000 पहुंच गया, ऐसा नहीं बोला, बोला कि पूरे साल भर में इन्होंने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया। तो इसका मतलब ईयर एंड में प्रॉफिट कितना होगा बता सकते हो, ऐसे ही पूछ रहे हैं, बोलो ईयर एंड में प्रॉफिट कितना होगा। 80,000 मैम। 80,000 सही है, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन, एक ही बात है, पहले हमें ये स्टार्टिंग और एंडिंग का दे रहा था, हम लोग निकाल रहे थे कितना अर्न किया, यहाँ अर्न बोल दिया। अब देखो जैसा इंग्लिश रहेगा वैसा तो हमें करना पड़ेगा, तो बोला अर्न किया है, तो फिर अभी एंडिंग में कितना दिख रहा होगा 80,000 दोनों मिला के। अच्छा, अब बोल रहा है कि ईयर एंड में इन्होंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड और पे किया है 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड पेड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, डिक्लेयर्ड एंड पेड, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड, अमाउंट ही बता दिया, हम लोग को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कितना होगा, अमाउंट ही बता दिया 15,000 का डिविडेंड पे हुआ है। तो मुझे एक चीज बताओगे, अगर इस यहाँ पर डिविडेंड पे हुआ है तो ये डिविडेंड कैसा है, बिफोर एक्विजिशन के आफ्टर एक्विजिशन, उसके हिसाब से नाम होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, बोलो कौन सा डिविडेंड है, मतलब XYZ की तरफ से देखे तो। मैम पोस्ट एक्विजिशन। ऑब्वियसली पोस्ट एक्विजिशन, एक्वर यहाँ हुआ, यहाँ पर डिविडेंड पे हुआ है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड कौन किया है, बाय एबीसी सब्सिडियरी, ठीक है। तो फिर डिविडेंड जो है ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हुआ, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना। शो बाय एनी एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ, हमें क्या बताना है कि XYZ के बुक्स में ये डिविडेंड का एंट्री कैसे होगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा है, चलो पहला क्वेश्चन ये पूछा है। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो है वो हम लोग का इनकम दिखेगा, ठीक है। डिविडेंड इनकम होता है, नॉर्मली तुम लोग सोचो, तुम लोग किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हो, तो कंपनी शेयर होल्डर को जब डिविडेंड देगी तो डिविडेंड इनकम होता है। तुम लोग कितना फाइनल अकाउंट्स बनाए होगे, वहां पर तुम लोग नहीं लिखते हो कि डिविडेंड जो है बाई साइड में पीएल में बाई डिविडेंड बोल के, तो डिविडेंड इनकम होता है। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड तो इनकम है, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो इनकम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किसी का बिजनेस को एक्वायर करने के पहले ही या साथ ही साथ अगर हमें कोई डिविडेंड मिलता है वो हमें अपने कॉस्ट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखो ये सब जो कंसेप्ट है ना, ये मैंने लास्ट क्लास लिखवाया था, मैंने बोला भी था, देखो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, नहीं देखने से इतना एक लेंदी टॉपिक है तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो देखना तो जरूरी है। यहाँ पर ये देखो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड एडजस्ट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने लॉजिक भी बताया था, पोस्ट क्रेडिटेड टू पीएल होगा, ठीक है।
अच्छा, अब देखो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इनकम है इसीलिए क्रेडिटेड टू पीएल होगा, तो फिर मेरा एंट्री क्या होगा? तो अगर एंट्री लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे ये वाला, इन द बुक्स ऑफ XYZ, इन द बुक्स ऑफ XYZ, XYZ, ठीक है, इसने एक्वायर किया है एबीसी लिमिटेड को और एबीसी लिमिटेड ने डिविडेंड दिया, तो फिर एंट्री क्या होगा? इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, फिर सेकेंड एंट्री ऐसे लिख दो, डिविडेंड टू पीएल, ठीक है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल। अच्छा, अब मुझे बोलो कि डिविडेंड कितना लिखना पड़ेगा? टोटल डिविडेंड डिक्लेयर तो 15,000 है, क्या मैम एबीसी? 12,000। हाँ हाँ, 12,000, सही बात। देखो पूरा 15,000 एबीसी ने डिक्लेयर किया, लेकिन उसमें से XYZ को कितना मिलेगा? जितना का वो होल्डर है उतना ही मिलेगा, हर एक चीज उतने परसेंटेज में ही मिलेगा। अगर 80%, क्योंकि सोचो डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो जितना होल्ड कर रहा है। अगर कोई 80% शेयर होल्ड कर रहा है तो फिर 80% शेयर होल्डिंग पे ही डिविडेंड मिलेगा। तो अगर टोटल डिविडेंड कंपनी का 15,000 हो रहा है, मतलब ओवरऑल शेयर होल्डर पे, तो 80% वालों को कितना मिलना चाहिए? तो ये हो गया 12,000, यहाँ भी 12,000। और अगर तुम लोग चाहो तो एक सिंगल एंट्री भी लिख सकते हो, बैंक टू पीएल बोल के 12,000, ठीक है, नैरेशन तुम लोग खुद लिख लेना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है फिर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1 Jan 2001 एंड 31 December 2000, ठीक है, पहले ये निकालते हैं। हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पूछा है और यहाँ पूछा है, मतलब जो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया उसी तरीके से पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दो डेट के हिसाब से निकालना है, एक हमें निकालना है 1 Jan 2001 के हिसाब से, और एक हमें निकालना है 31 December 2001 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो 1 Jan में तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी हिस्सा कैसे निकालते हैं? नेट वर्थ इन जो है कंपनी, ठीक है, तो कौन सी कंपनी के नेट वर्थ के ऊपर निकालेंगे? ऑब्वियसली एबीसी, तो एबीसी का नेट वर्थ कितना है और उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो तुम लोग मुझे बताओगे ये पहला वाला आंसर? अभी तो किया केस 1, चलो देखो ट्राई करके सही होता है कि नहीं, बोलो कितना आंसर आएगा। ये जरूरी नहीं है, अभी पहले 1 1 वाला बताओ, मतलब ये डेटा ये मैंने ओपन कर रखा है, बोलो कितना होगा। मैम 32 हम्म, सही बात, 32, सही बात। 30,000। हाँ, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, ठीक है। अब 20% ऑफ नेट वर्थ, नेट वर्थ मतलब 1 लाख शेयर कैपिटल और 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 1,60,000 का 20% ये हो जाता है 32,000। सेम तरीके से मुझे ये बताओ 31 दिसंबर में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा होगा? ट्राई करके देखो। नेट वर्थ इसमें भी आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में जो अवेलेबल है वही लेना पड़ेगा, शेयर कैपिटल नया कुछ नहीं दिख रहा है तो जो है वही रहेगा, मैंने हिंट्स दे दिया, अब बोलो। मैम 36,000। 36, थोड़ा सा शायद गलत हो रहा है किसी एक वजह से, आई थिंक डिविडेंड की वजह से। डिविडेंड के वजह से, सोच के देखो डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट थोड़ा कम होगा। मुझे एक चीज बोलो, ये कंपनी ने जो ईयर एंड में आके 15,000 रुपीज का डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी ने क्या यूज किया होगा, मुझे बताओगे? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो यूज किया, तो प्रॉफिट अभी कितना बचा होगा? 65,000। 65, 80 से 15 हट गया, 65 बचा होगा। अब ये 65 पे शेयर कैपिटल लगा के मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ, अब शायद सही आंसर आ जाए। मैम 33,000। 33,000। देखो 20% तो रहेगा ही, इन जो होल्डिंग है उसका परसेंटेज तो कम नहीं हुआ, कैपिटल जितना था उतना ही दिखेगा, लेकिन जो प्रॉफिट है ना
वो 80,000 हुआ, दिख रहा है तुम लोगों को, लेकिन उसमें से 15,000 तो यूज हो गया डिविडेंड पे करने के लिए। तो यहाँ पर 80,000 माइनस 15,000 ये कम हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से आंसर वेरी कर जाएगा। तो 1,65,000 का 20% यानी 33,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का दोनों आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, ऑल्सो प्लीज चेक whether there should be any goodwill or capital reserve at the date of acquisition, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना है, ठीक है, सीधा बात यही पूछा है कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व कुछ जनरेट हुआ है क्या। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर जीरो भी हो सकता है। तो कैसे निकालोगे, तो मुझे बताओगे कैपिटल रिजर्व या फिर क्या जनरेट हुआ है। तो ये तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही देखते हैं, इधर मत देखो, क्योंकि वो तो एक्वायर किया तब सोचेगा ना XYZ लिमिटेड की भाई मैंने एक्वायर करके गुडविल जनरेट किया अपने लिए या फिर कैपिटल रिजर्व। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह मैंने सब लिख रखा है, तो तुम लोग बताओगे। मैम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ना, भूल रहे हो। किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले तो ये देखेंगे जिस होल्डिंग कंपनी ने कितना खर्चा पे किया, 1,40,000 दे, वो बताओ क्या मिलता है, क्या मिलता है, नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, और उसमें होल्डिंग का शेयर। तो इस डेट पे नेट वर्थ कितना था, 1,00,000 प्लस 60,000, ठीक है। तो 1,00,000 प्लस 60,000 नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, लेकिन पूरा थोड़ी ना मिलेगा, कितना मिलेगा, 80%, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग्स शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो 1,60,000 इंटू 80%, 1,28,000। अब बोलो गुडविल की कैपिटल रिजर्व बोलो। 12,000 मैम goodwill. गुड। हाँ, 12,000, 12,000 का गुडविल होगा। तो हमेशा कंपैरिजन क्या करना है, हम लोगों ने जो पेमेंट किया किस चीज के बदले किया। तो हम लोगों ने उनका जो नेट वर्थ है उसके बदले किया, नेट वर्थ का कितना हमें मिलेगा, जितना परसेंट हम लोग होल्ड कर रहे हैं, तो 80%, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन था, समझने वाला था। चलो अब इलास्ट्रेशन 3, ये सबसे बेस बनेगा, ठीक है, जब बड़ा क्वेश्चंस करोगे ये सबसे बेस बनेगा। फिर इलास्ट्रेशन 3 में क्या बोला है, देखो बोल रहा है एक्स लिमिटेड एक्वायर्स 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹70 लाख, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पर लिखे एक बार टाइमलाइन बना के, इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि 31 मार्च 2001 में कुछ हुआ है, यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड एक्वायर 70% इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड, एक्स लिमिटेड 70% एक्वायर कर लिया है जेड लिमिटेड को, ठीक है, 70% एक्वायर किया है एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड को, मैंने एरो इधर लगा दिया। और कॉस्ट कितना है, 70 लाख, एट कॉस्ट ऑफ ₹70 लाख, मतलब 70 लाख हम लोग का क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्ट करता है ना कोई, किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो इन्वेस्टमेंट करता है, 70 लाख का इन्वेस्टमेंट। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड कौन है, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, और ये कौन बन गया, होल्डिंग कंपनी। तो जेड लिमिटेड के बैलेंस शीट का डिटेल्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस 15% डिवेंचर करेंट लाइबिलिटी। अब बोल रहा है द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन एग्रीड अपॉन
नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स। बोल रहे कुछ चीजों पे रिवैल्यूएशन हुआ है जो कि वो ऊपर दिए गए फिगर में उसका इम्पैक्ट नहीं आया, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अप करना है 20% से, इन्वेस्टमेंट को डाउन करना है 10% से। जेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर एज ऑन 31 मार्च 2001। ठीक है, तो 31 मार्च 2001 कौन सा है? यही वाला है। इस दिन पे जेड लिमिटेड ने क्या किया है? डिविडेंड पे और डिक्लेयर भी किया है ये, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन भी है, ये भी याद रखो। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन भी है, और इसी दिन में इन्होंने क्या किया है? डिविडेंड 20% जो है पे किया है। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड। अच्छा, कितना किया है? देखो बोल रहा है 20% ऑफ ऑन इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। फेस वैल्यू है 10 पर शेयर। अच्छा, इनका जो शेयर्स है ना, जो इक्विटी शेयर्स है, उसका फेस वैल्यू है 10 पर शेयर। तो जेड लिमिटेड का जो है एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर है वैल्यू इक्विटी शेयर का। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर। और ये जो इन्होंने एक्वायर किया था ना 70%, ये जो 70 लाख पे किया था, ये कैसे करके पे किया था? एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर करके पे किया था, ये भी हमें बताया। ठीक है, मतलब ये जो 70 लाख पे हुआ था, ये अगेंस्ट क्या पे होता है? अगेंस्ट होता है नेट वर्थ। ठीक है, अब ये नॉर्मली ये शेयर का वैल्यू दिखाया जाता है, तो बोल रहा है कि इन्होंने एक शेयर 20 रुपए का इस हिसाब से इनसे खरीदा, और जिसपे इन्होंने 70 लाख का खर्चा किया। अच्छा, अब हमें आगे क्या बोला है देखते हैं। अब बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें जो है फायदा हुआ कि लॉस हुआ? फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो फिर गुडविल, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वो तो हम लोग बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चाहिए, जो कि क्वेश्चन खुद दे रखा है 70%। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि मुझे गुडविल निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, और क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, और नेट वर्थ ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी चाहिए। ठीक है, अब नेट वर्थ हम लोग कैसे निकालते हैं? मैंने दो प्रोसेस बता रखा है तुम लोग को। एक तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये नहीं है तो कैसे निकालना है? तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ठीक है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, ये करने से हमारे पास आ जाता है नेट वर्थ। उसका लॉजिक भी मैंने बताया था इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर है फिक्स्ड एसेट, यहाँ पर है करंट एसेट, यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और यहाँ मान लो नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमें कैसे करके चाहिए? ये पूरे पोर्शन से अगर हम लोग ये पोर्शन लेस कर देंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा बोल सकते हो? ये वाला या फिर ये वाला? क्या अप्लाई करना पड़ेगा? जो क्वेश्चन देने का इनका सिस्टम है, या फिर जो भी क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है, तो मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा अप्लाई करने से हमें नेटवर्थ मिलेगा? क्योंकि बिना नेटवर्थ मिले हम लोग कैसे कैलकुलेट करें कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या आया, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? मैम टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर हाँ, ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना तो शेयर कैपिटल अवेलेबल है, ना तो रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है। तो सबसे पहले निकालो नेटवर्थ ऑफ जेड लिमिटेड, मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है। कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अच्छा, अब टोटल एसेट का कौन सा पोर्शन लोगे? जो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो रिवैल्यूड हुआ है उसका रिवैल्यूड अमाउंट लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वैल्यू कितना लोगे? बोलो 120। कितना करना पड़ेगा बोलो? 120 पे कितना परसेंट बढ़ाओगे? दिया हुआ है 20%, तो कैसे होगा? 120 प्लस 120 इंटू 20%। ठीक है, ये हो गया पीपीई 1 लाख 1,44,000। 144 लिख दिया। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना लेंगे? 10% कम करना है, करो एड इन्वेस्टमेंट। देखो कितना है,
5.5 49.5। अच्छा, और क्या लेंगे? करेंट एसेट 70। अच्छा, लोन एंड एडवांसेस ये भी आएगा, किसी को एडवांस करना या किसी को लोन देना एसेट होता है, एसेट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो 70 प्लस 15 यहाँ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, नीचे भी लिख दिया, माइनस हो जाएगा 15% डिवेंचर और करेंट लाइबिलिटीज, माइनस 15% डिवेंचर और करेंट लाइबिलिटी, यानी कि 90 और 50। तुम लोग चाहो तो ये नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब लिख लेना, ठीक है, जैसे कि पीपीई प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस लोन्स एंड एडवांस प्लस करेंट लाइबिलिटी, शायद यही था, लोन्स एंड करेंट एसेट, सॉरी करेंट एसेट माइनस डिवेंचर और माइनस करेंट लाइबिलिटी, ये सब लिया है हम लोग, माइनस 90 माइनस 50। अब देख लो जितना आएगा वो लाख में ही आएगा, मैंने वो जैसे दिया हुआ है ना उस हिसाब से डेटा लिया। $138.5 आया। अच्छा, 138.5 लाख, ठीक है, ये एल लिख दिया। लाख क्यों आया? क्योंकि ये पूरा जो डेटा है वो देखो ऊपर लिखा हुआ है इन लाख में है, मतलब इतना हो गया। नेट वर्थ ऑफ जेड लिमिटेड, ये क्या निकाला हम लोगों ने? टोटल। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इसमें होल्डिंग का शेयर कितना होगा? होल्डिंग कंपनीज शेयर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कितना होगा बोलो? 138.5 में, हाँ बताओ। हाँ मैम, इसका 70% यानी 96.95। सही बात, 70% होगा। कैसे पता चला? देखो ऊपर ही तो मैंने लिखा है ना, 70% एक्वर हुआ था, तो 96.95 लाख, सही बात, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है कि गुडविल जनरेट होगा कि कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो गुडविल बन रहा है कि कैपिटल रिजर्व, वो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 70 लाख। अब यहाँ एक डिविडेंड था, तो डिविडेंड था तो हमें सोचना पड़ेगा क्या होगा। डिविडेंड यहाँ पे हुआ, तो बोलो ये जो डिविडेंड है ये जेड लिमिटेड ने डेट ऑफ एक्विजिशन में पे किया, तो ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन है? पोस्ट। प्री एक्विजिशन। प्री, देखो प्री एक्विजिशन का मतलब सेम डेट पे हुआ ना, पोस्ट मतलब एक्वर हो जाने के बाद, मतलब इस पीरियड में कभी हो तो फिर वो होता है पोस्ट एक्विजिशन। एक्वर करने के पहले या सेम डेट पे हो तो हम लोग उसे बोलेंगे प्री एक्विजिशन। सेम डेट पे हो रहा है ना, पोस्ट भी नहीं आ रहा है प्री भी नहीं आ रहा है। देखो अगर ऐसा लगता है कि सेम डेट पे है तो पहले एक्वर हुआ होगा कि पहले डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर हम लोग डिविडेंड का प्रॉफिट, जहां से डिविडेंड दिया जाएगा तो वो कौन सा प्रॉफिट से दिया जाएगा? अगर हम इस डेट पे एज ए कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट जो यूज होगा डिविडेंड पे करने के लिए वो इस पीरियड का होगा, ठीक है, इस पीरियड का प्रॉफिट यूज होगा। इस पीरियड का प्रॉफिट तो बना ही नहीं तो कैसे यूज करेंगे? तो क्योंकि प्री पीरियड का प्रॉफिट यूज होगा तो इसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड ही बोलना पड़ेगा। तो इससे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। सेम डेट पे है, मान लो पहले एक्वर हुआ फिर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें बोला है सेम डेट पे, अब कौन सा चीज आगे हुआ है कौन सा चीज बाद में हुआ है वो हमें नहीं क्लियर किया है। तो हमें क्या सोचना है कि जो प्रॉफिट से हम लोग इस डिविडेंड को पे करेंगे वो प्रॉफिट तो मेरा आगे के पीरियड का होगा, तभी ना हम पे कर पाएंगे। तो इसका मतलब जब आगे पीरियड का यूज कर रहे हैं तो एक्विजिशन के पहले का, अगर एक्विजिशन के पहले का हो रहा है तो वो प्री पीरियड का हो जाएगा, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड इसे मानेंगे। अब प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होता है, तो यहां पर हमें लेस करना पड़ेगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है, यहां पर हम लोग लेस करेंगे क्योंकि ये हमारे कॉस्ट को
कम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का कॉस्ट निकल के आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे होल्डिंग कंपनीज शेयर इन नेट वर्थ, ये हम जो है शॉर्ट में लिखे नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जो कि हम लोग निकाल चुके 96.95। अब इसमें ना 1 लाख मल्टीप्लाई करके लिख देते क्योंकि यहाँ पूरा डेटा लिखा है, इंटू 1 लाख, 96,95,000। अच्छा, अब ये निकालना पड़ेगा। अब ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल यानी इस पे कुछ हमें वर्किंग नोट वगैरह बनाना पड़ेगा। बताते हैं क्यों। देखो वर्किंग नोट 1, हम लोग के पास ना ये अवेलेबिलिटी है नहीं। देखो डिविडेंड कितना पे होगा, डिविडेंड बोला है 20%, वो तो निकाल लेंगे, बट इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या, वो तो पता ही नहीं कितना था। एक जेड लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था वो तो क्वेश्चन में बताया नहीं। अगर बता देता तो सिंपल उसके ऊपर लगा लेते 20%। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि ये जो जेड लिमिटेड है इसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास ना एक इंफॉर्मेशन है कि बोला है कि ये जो जेड लिमिटेड है इनका एक एक शेयर 10 रुपीज करके था, ये हमें बताया है। और इन्होंने जब अपना शेयर जेड लिमिटेड को सेल किया तो 20 पर शेयर करके किया। और जेड लिमिटेड ने इनके शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे दिए पता है, 70 लाख। एक्चुअली जो पेमेंट होता है वो शेयर के लिए होता है, लेकिन शेयर के साथ साथ प्रॉफिट और या फिर रिजर्व सरप्लस के अंडर जो भी होता है वो भी होल्डिंग कंपनी को मिल जाता है अपने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से। लेकिन जो पेमेंट होता है वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर ही होता है। तो अगर यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना रहे, देखो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट ऑफ 70% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड, ये हमें क्वेश्चन बता रखा है कितना है, 70 लाख। ठीक है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 70 लाख रुपीस पे करके 70% शेयर्स का होल्डिंग हुआ है। ठीक है, और जो परचेज प्राइस है पर शेयर का, परचेज प्राइस है पर शेयर का किसके तरफ से, एबीसी लिमिटेड के तरफ से। परचेज किसने किया है, एबीसी लिमिटेड ने किया है ना, सॉरी एबीसी बोल रहे, एक्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो परचेज प्राइस पर शेयर कितना है, ₹20। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोल सकते हो कि ये जो होल्डिंग कंपनी है एक्स, इसने कितने सारे शेयर्स परचेज किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी परचेज्ड बताओ, बोलो। मैम 3,500, 3,500, 3,500। 3,50,000 लाख। अच्छा, 30,000। अच्छा 70 लाख, सॉरी हाँ मैम। 70 लाख आर इट से 20। सही है, बस लाख में होगा तो हम लोग का 3.5 लाख बोल सकते हो। और 3.5 लाख का मतलब हो जाएगा, देख लेते हैं हम भी, 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 का शेयर्स इन्होंने परचेस किया था। ठीक है, अब इसका मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके 70% शेयर्स का क्वांटिटी 3,50,000 है, तो 100% शेयर्स का क्वांटिटी कितना होगा, तभी तो पता चलेगा कि इनका टोटल शेयर्स कितना है। टोटल शेयर्स पे ही तो डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, उसमें से हम लोग इनका निकाल लेंगे जेड लिमिटेड का। तो मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ 5 लाख, देखते हैं, हाँ सही बात, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ, सही बात 5 लाख होगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड कितना हो जाएगा, तो देखो इक्विवेलेंट करो, 3,50,000 शेयर्स जो है वो 70% को डिनोट करता है, तो 100% जितना होगा उतना ही हम लोग का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। ठीक है, इक्विवेलेंट कर लिया हम लोगों ने, जैसे यूनिटरी मेथड होता है ना, मैंने যেটাকে বাংলাতে ঐকিক নিয়ম বলে। 70% इक्वल 3,50,000, 1 इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय 70, 100% इक्वल टू इतना हो गया। तो अब यहाँ पर निकालेंगे कि टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना होगा, शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं, रुपीज में,
तो कितना हो जाएगा 5 लाख इंटू शेयर का नॉमिनल वैल्यू, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू आता है ना, तो नॉमिनल वैल्यू कितना था इनका, देखो मैंने यहाँ पर सारा चीज लिख के बताया था, यहाँ देख सकते हो ये 10 होगा, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 10 था, तो नॉमिनल वैल्यू 10 कर दिया, तो ये हो गया ₹50 लाख, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 50 लाख। अब डिविडेंड फिर कितना हुआ होगा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, ये देखो कितना होगा, डिक्लेयर्ड एंड पेड कितना हो जाएगा, 50 लाख का कितना परसेंट बोला था, उतना ही 20%, ठीक है, इन्होंने टोटल 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो अब ये मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना 10 लाख, तो टोटल 10 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ टोटल, ठीक है। अब इसमें से होल्डिंग का हिस्सा कितना है, होल्डिंग प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलो कितना होगा, जितना मैम उसका 7 परसेंट, लाख। हाँ सही 7 लाख, जितना उसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होता है उतना ही होगा 7 लाख। अच्छा, अगर हम लोग टोटल नहीं भी निकालते ना, तो फिर सिर्फ हम लोग ये 3,50,000 के ऊपर अगर 70% लगाते तो भी हम लोगों का 3,50,000 बोल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेस्ड है, तो अब इस पे डिविडेंड निकाल लेते तो भी होता, मतलब कैसे देखो, ये देखो 3,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इन्होंने परचेज किया, इतने पे इनको डिविडेंड मिलेगा इंटू 10 इंटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 20%, तो भी आंसर आ जाता 7 लाख। मतलब अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे, देखो हम मैंने ये 100% क्यों निकलवाया हम बताते हैं। पहला बात है कि अब मुझे तो पता चल ही गया था कि होल्डिंग कंपनी ने कितने सारे शेयर्स खरीदे, तो उसको डिविडेंड जो मिलेगा वो इतने सारे शेयर्स पे मिलेगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10, शेयर कैपिटल इंटू 20%, यानी कि 7 लाख। अब मैंने ये क्यों निकाला, बाई चांस मान लो तुम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालने बोलेगा, ठीक है, तो फिर कैसे करके निकालोगे, तब तुम लोग के लिए ये पोर्शन मैंडेटरी हो जाएगा कि कैसे करके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, तो फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग ये 3,50,000 से भी 7 लाख तक पहुंच सकते थे, जरूरी नहीं था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन करना। तो जो भी हो, यहाँ पर अभी हम लोग लिख लेते हैं फिलहाल, तो ये हम लोग का आंसर आ गया 7 लाख, तो 7 लाख से हम लोग का कॉस्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो हमें मिलता है वो शेयर के इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करता है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का कुछ इतना 63 लाख, अच्छा 63 लाख, और ये इतना। अब देखो कि कितना आ रहा है, मुझे ये बताओ, कैपिटल रिजर्व की क्या बोलते हैं उसे, गुडविल, कैपिटल रिजर्व 33,95,000। 33,95,000 ये कैपिटल रिजर्व है, सही बात। कैपिटल रिजर्व इसीलिए क्योंकि इतना कॉस्ट बियर करना पड़ा, ठीक है, और बदले में 96,95,000 का नेट वोट मिला, तो ज्यादा चीज मिला, तो अगर ज्यादा मिला तो फिर वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 4 जो है वो अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अलग दिया हुआ है, कुछ बोनस वगैरह है, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। चलो 7 कर सकते हैं, 6 में भी बोनस है, 7 वाला कर सकते हैं, देखो। अच्छा, इसमें बोला है देखो, H Limited acquires 3,000 shares in S Limited at a cost of 4,80,000 on 31st of July 2001। H Limited ने 3,000 shares acquire किया है S Limited में, और उसके लिए कॉस्ट बेयर किया है 4,80,000, और ये एक्वायर जो हुआ है वो हुआ है 31st of July 2001। The capital of S Limited 5,000 shares of 100 each fully paid। तो सब्सिडियरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 5,000 शेयर्स 100 each करके। The profit and loss account of the company for 2001 showed an opening balance of 1,25,000 and profit for the year was 3 lakh। अच्छा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों बताया है, ठीक है। चलो पहले हम लोगों ने जितना पढ़ा ना उतना ड्रॉ करते, नहीं तो इतना सारा चीज दिमाग में नहीं रहेगा। इलास्ट्रेशन
ठीक है, बोल रहा है कि एच लिमिटेड ने 3000 शेयर्स एक्वायर किया है एस लिमिटेड में। ठीक है, अब किया कब है? 31 जुलाई। ये बताए 31 जुलाई 2001। ईयर स्टार्टिंग कब है नहीं पता, जैन है कि मार्च अप्रैल है, देखेंगे। अच्छा, इस दिन ये हो गया हम लोग का डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन 3000 शेयर्स, और 3000 शेयर्स एक्वायर किया है, 3000 शेयर्स कॉस्ट ऑफ 4,80,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000। द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ 100 इच फुल्ली पेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी का कितना था? बोला है कि 5,000 इंटू 100 करके। ठीक है, मतलब ये हो गया 3 और 2 5 0। ठीक है, मतलब ये इक्विटी शेयर कैपिटल निकल गया इस डेट पे। अच्छा, और भी बताया है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर 2001। पूरे 2001 का जो कैपिटल है वो ओपनिंग बैलेंस उसका दिख रहा है 1,25,000। तो ओपनिंग बोला है, मतलब यहाँ पर अब ये डेट कौन सा है देखेंगे। ये आई थिंक जैन हो सकता है, देखेंगे ये ओपनिंग डेट जो भी है, देखते आगे जाके ये मतलब ओपनिंग डेट हम लोग का कौन सा जाएगा। 1,25,000 यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एस लिमिटेड का 1,25,000। ठीक है, और क्या बोला है? एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, जब ईयर एंड हुआ तो बोल रहा है 3 लाख। जब ईयर एंड हुआ यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है एस लिमिटेड का 3 लाख। हमें सिर्फ जो है स्टार्टिंग ईयर एक बार चेक करना है कि स्टार्टिंग ईयर कब है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हम लोग का कब से स्टार्ट हो रहा है। ये डेट ऑफ एक्विजिशन बताया था। एट द एंड ऑफ द ईयर इट डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 40%। अच्छा, यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है 40%। ठीक है, 40% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, किसने किया है? वही सब्सिडियरी ने ही किया है, एस लिमिटेड। ठीक है, वही देगा हमें। ठीक है, हमें होल्डिंग का नहीं देगा, वो तो आसान हो जाएगा ना। होल्डिंग अगर डिक्लेयर करेगा वो तो उसके शेयर होल्डर को जाएगा। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर हो गया एस लिमिटेड। अच्छा, अब बोल रहा है रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। हमें एच लिमिटेड के बुक्स में एंट्री करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के रेस्पेक्ट में। एज्यूम द प्रॉफिट इज एक्यूरिंग इवनली एंड कैलेंडर ईयर एज फाइनेंशियल ईयर। मिल गया, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये स्टार्ट हुआ है 1/1/2001 में और ये एंड हुआ है 31 दिसंबर 2001 में। चलो, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब हमें क्या बोला है? बोला है आंसर किस चीज का देना है? एज लिमिटेड के बुक्स में, मतलब होल्डिंग के बुक्स में डिविडेंड का एंट्री करना है, पहला बात। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? होल्डिंग के बुक्स में डिविडेंड का एंट्री करेंगे। ठीक है, चलो। और बोल रहा है एज्यूम द प्रॉफिट इज एक्रूइंग इवनली, इवनली। अच्छा, इसका मतलब है कि हर पूरे साल में प्रॉफिट इवनली था, मतलब जैन में भी जितना प्रॉफिट था, फेब में भी उतना, मार्च में भी उतना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर मंथ में इवनली प्रॉफिट था। अच्छा, अब डिविडेंड का एंट्री क्या होगा? उसके लिए तो ये पता करना पड़ेगा कि हम लोग का जो डिविडेंड हमें मिल रहा है, मतलब एच लिमिटेड को जो डिविडेंड मिल रहा है वो प्री मिल रहा है कि पोस्ट मिल रहा है, वो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है? वो तो हम लोगों को पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में, वो तो निकालना पड़ेगा। तो बोलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है, किसका होल्डिंग निकालेंगे? ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी का, मतलब एच लिमिटेड का। बोलो एच लिमिटेड ने कितना परसेंटेज होल्डिंग किया है एस लिमिटेड में? यहां से देख के बता सकते हो कितना एक्वायर किया है, आउट ऑफ कितना शेयर्स, तो बता सकते हो। बोलो। 60% होल्डिंग है कंपनी। है 60%। ठीक है, 3000 शेयर्स आउट ऑफ 5000 शेयर्स। देखो ना, मैंने सारा चीज लिखा है। 3000 शेयर्स एक्वायर किया है एस लिमिटेड का, टोटल शेयर्स 5000 था, तो इंटू 100% करो तो यहाँ पर हो जाएगा। देखो 3 3 0 हट गया, ये 20 और 30 यानी कि
60% होल्डिंग ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है वो ईयर एंड में हुआ है, तो मुझे एक चीज बोलो, ये डिविडेंड जो है ये होल्डिंग के लिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है? बोलो, डिविडेंड जो है यहाँ एक्वर हो चुका था, उसके बाद तो यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो हाँ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है क्योंकि एक्विजिशन के बाद हुआ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये मुझे बताओ कि टोटल डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी यानी एस लिमिटेड कितना होगा, पहले वो निकालते हैं। टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड, अब एस लिमिटेड कितने कैसे डिविडेंड पे करेगी? 40%। 40% ऑफ क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बोलो 40% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? बोलो, एस लिमिटेड का तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये तो दिख रहा है 5 लाख मैम इंटू 40 lakhs। 2 लाख, ठीक है। 2 लाख टोटल डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मुझे एक चीज बताओ, एज लिमिटेड शेयर ऑफ डिविडेंड कितना है? एज लिमिटेड का डिविडेंड का पोर्शन कितना है? बोलो। मैम 1,20,000। करेक्ट, जितना 60% होगा ना, देखो ये पूरा थोड़ी ना इसको मिल जाएगा, जितना उसका शेयर होल्डिंग है उतना ही मिलेगा। अब ये अगर 60% शेयर होल्ड कर रहा है तो उतना ही मिलेगा। 2 लाख डिविडेंड में से सिर्फ और सिर्फ 60% ये ले सकता है, मतलब 1,20,000, ठीक है। 1,20,000। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड जो हम लोग का पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। तो इसमें से पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा और प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा? अब ये हम लोग ऐसे क्यों निकालेंगे? क्योंकि एच लिमिटेड को जो डिविडेंड मिल रहा है 1,20,000 वो ऑब्वियसली यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये जो डिविडेंड का अमाउंट है यहाँ पर देखो, प्री पीरियड कितना है, पोस्ट पीरियड कितना है। पोस्ट पीरियड कितना है, यहां से यहां लेके तो कैलकुलेट करो कितना होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये 5 मंथ्स, ये पोस्ट पीरियड, ठीक है। और प्री पीरियड कितना हो रहा है? प्री पीरियड हो रहा है हम लोग का 7 मंथ्स। अच्छा, अब हम ऐसे क्यों नहीं बोल रहे, मतलब तुम लोग के दिमाग में आएगा ये तो पूरा पूरा पोस्ट है तो पोस्ट में ही चला जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज बोलो कि प्रॉफिट कौन सा इंक्लूडेड है? डिविडेंड तो इसका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ही है एक्वायर करने के बाद, लेकिन जो डिविडेंड पे हुआ है उसमें यहाँ पर देखो, एस लिमिटेड का प्रॉफिट पहले कितना था? 1,25,000। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख, ठीक है। तो डिविडेंड के लिए कितना अवेलेबिलिटी चाहिए? डिविडेंड के लिए अवेलेबिलिटी चाहिए 2 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला था, यहाँ पर बोला था कि एक्वर क्या है ये सब स्टोरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी सोड एंड ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख। तो ये एंड में 3 लाख हुआ, तो फिर बीच में अर्न कितना हुआ? अर्न कितना हुआ? 3 लाख माइनस 1,25,000, चेक करके देखो, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था। 1,75,000। हाँ, 1,75,000 अर्न हुआ। तो अगर हम लोग प्रॉफिट में से, ये पोस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट में से देने जाएंगे तो कैसे होगा? होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट में से जो आ रहा है, हमें तो टोटल 2 लाख चाहिए, पोस्ट में से तो सिर्फ 1,75,000 ले सकते हैं, मतलब प्री में से भी कुछ लेना पड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्री प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो डिविडेंड का 2 पोर्शन होगा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है ये पोस्ट एक्विजिशन ही डिविडेंड, एक्वायर करने के बाद जो डिविडेंड मिलता है वो पोस्ट एक्विजिशन, लेकिन ये जो डिविडेंड मिला, जिस प्रॉफिट से ये डिविडेंड मिला, वो भी हमें अब देखना पड़ेगा, ठीक है। कि देखो लास्ट क्लास में तो मैंने सिर्फ सिंपल कंसेप्ट बोला था, अब यहाँ पर और थोड़ा सा पॉइंट देखो कि हमें ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन सा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो इसमें सिर्फ पोस्ट प्रॉफिट नहीं है, प्री प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब अगर प्री प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो हमें उस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिविडेंड का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्री
और यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट, ठीक है। ये प्री पीरियड कितना है 7 मंथ्स का, पोस्ट पीरियड कितना है 5 मंथ्स का, ये देखो अभी मैंने दिखाया, ठीक है। अच्छा, तो प्री पीरियड का जो डिविडेंड है वो लेस हो जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, हम लोग को पता है। और पोस्ट का क्या होता है, ये हम लोग का क्रेडिट हो जाता है पीएल में। आज स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने किया। बस हमें निकालना है कितना होगा, कुछ नहीं, बस इसको ऐसे कर दो 1,20,000। ये पूरे जो है 60% जो है ये पूरे 12 मंथ्स के लिए हो रहा है, तो 7 मंथ्स का कितना होगा। और इधर 1,20,000 इंटू 5/12, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करोगे तो 10,000, ये हो गया 70,000 और ये हो गया मेरा 50,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एज लिमिटेड के बुक्स में एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो होल्डिंग कंपनी को पूरा 1,20,000 का ही डिविडेंड मिला है, लेकिन उसमें से जो उनका प्री पीरियड का डिविडेंड है वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बोल के, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो है एडजस्ट हो जाएगा, जो कि 70,000 आ रहा है। और जो इनकम है वो पीएल बोल के 50,000 दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बाइफरकेशन करना पड़ेगा। तो हम फिर से एक बार बताते हैं, है ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्योंकि एक्वायर करने के बाद हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं कि डिविडेंड पे कैसे हुआ, तो उसमें प्री पीरियड के प्रॉफिट का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो प्री पीरियड के प्रॉफिट का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो प्री पीरियड कितने का था, समय देखना है, टाइम 7 मंथ्स, और पोस्ट पीरियड कितने का था 5 मंथ्स का था। तो ये हमारा जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट होता है, ये पीएल में जाता है, ये हमें पता है। तो टोटल डिविडेंड जो मिला, ठीक है, उस पे हमें क्या करना है, क्योंकि देखो ये टोटल डिविडेंड मिल रहा है, ये कैसे, देखो यहाँ पर बोला था कि डिविडेंड डिक्लेयर जो किया है एट द एंड, ये देखो एट द एंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 40%, मतलब ये सभी शेयर होल्डर के लिए किया है। और ये जो डिविडेंड पे करना है इनको 40%, यानी कि 2 लाख, ये पूरा 2 लाख डिविडेंड अपने सारे शेयर होल्डर को पे करने वाली, इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी, ठीक है। और उसके लिए प्री एक्विजिशन जो है, मतलब उसके लिए प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट दोनों का यूज होगा। तो हमें इसका बाइफरकेशन कर लेना है, ठीक है। बाइफरकेशन करके जितना इन्वेस्टमेंट में जाएगा, मतलब जितना प्री पीरियड का है वो इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट होगा। अब इन्वेस्टमेंट के साथ अगर एडजस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एडजस्ट करने का मतलब है हमारे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करना। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, जब लेते चला जाएगा तो मतलब कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिखाएंगे 50,000, ये अर्निंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर टेंथ नंबर देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, 10th नंबर। बीच का जो गैप दे रहे हैं वो भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। अभी टाइमिंग के हिसाब से हम लोग 10th वाले में जाते हैं। ये तुम लोग मुझे बता सकते हो, छोटा सा है ये क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, हमें कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाना है ईच लिमिटेड का एंड इट सब्सिडियरी कंपनी एज एट 31 मार्च 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बैलेंस शीट बना के दिखाना है। बोला है पीपीई दोनों का है 5 लाख 3 लाख, इन्वेस्टमेंट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स खरीदा है एस लिमिटेड का 2,20,000 देके, मतलब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेंट एसेट दोनों का बताया है, शेयर कैपिटल 5 लाख 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख 1 लाख, ट्रेड पेबल 1,75,000 और 50,000। एज लिमिटेड एक्वायर्स द शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2001। तो 31 मार्च 2001 को ही एक्विजिशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हमें कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो देखो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इलास्ट्रेशन 10, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, तो बोलो होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज कितना होगा। 20,000 इक्विटी शेयर एक्वायर किया है, किसका, एस लिमिटेड का। तो एस लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ये कैपिटल है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखो, या फिर इसको कैपिटल बनाओ, कुछ भी एक बना के मुझे बताओ कि कितना परसेंटेज होगा। तो नंबर ऑफ शेयर कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग
बोलो, ये कितना सारा शेयर है? 2,50,000 अगर टोटल शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर 10 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 25,000. 25,000। और उसमें से कितना होल्डिंग कंपनी ने लिया? 20,000। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 20,000 आउट ऑफ 25,000 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा अपने होल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा बोलो? अगर ये 80% है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा? 20. 20। ठीक है। तो ये 20% होगा, मतलब इनका 5,000 का होल्डिंग बचा होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। और होल्डिंग का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पेज ये जो बचा हुआ है ना, इस पे मेरा वर्किंग नोट, मतलब ये जो डिटेल्स है वो हम बना लेंगे। ठीक है। पीछे हम बनाते हैं इसका बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। छोटा सा ही बनेगा, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही बनाना। अच्छा, तो फिर तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ बैलेंस शीट का, जैसे होता है। ठीक है। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाओ। मतलब एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, ये लिख के बनाना पड़ेगा। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ, ऐसे लिखना है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी। एक हम पूरा डिटेल्स में करवा देते हैं, सब्सिडियरी एस लिमिटेड as at 31st of March 2001। अमाउंट, नोट नंबर, जैसा करेंट फॉर्मेट होता है ना वैसा ही करना है। अमाउंट, नोट नंबर। ठीक है। पहले आ जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लो। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। सबसे पहले आता है इक्विटी, ये नॉर्मल हेडिंग है, सभी कंपनी अकाउंट्स के स्टार्टिंग में आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। इसके अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ये कॉमन बात है, ये कोई भी कंपनी बैलेंस शीट में जाएगा। फिर इसके अंडर आ जाएगा शेयर कैपिटल, जिसका नोट बनाएंगे हम लोग। ठीक है। शेयर कैपिटल, इसका नोट बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी बनेगा, क्योंकि इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर तुम लोग को याद है तो मैंने लिखवाया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो लाइबिलिटी साइड में आता है, तो ये हमेशा शेयर होल्डर फंड के बाद लिख दो। ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कितना आएगा ये भी हमें लिखना है, नोट नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, देखो अब देखना है, ये तो मेन पॉइंट आएगा ही आएगा। अब देखते हैं क्या है। पीपीई एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, करेंट एसेट एसेट है, शेयर कैपिटल पीएल, ट्रेड पेबल, मतलब करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है। ठीक है। तो ये नोट नंबर 3, करेंट लाइबिलिटी, उसके अंडर ट्रेड पेबल, ए पॉइंट देके ट्रेड पेबल। अच्छा, ये हो गया 4th नंबर, यहाँ टोटल लग जाएगा क्योंकि और किसी तरीके का लाइबिलिटीज है नहीं। अच्छा, अब आगे एसेट का लिखेंगे। एसेट्स, इसमें पहला नॉन करेंट एसेट, इसमें आ जाएगा पीपीई, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है। और सेकंड नंबर पे एसेट पे क्या था देखते हैं। एसेट पे हमारे पास पीपी था। इन्वेस्टमेंट का तो मैंने बताया कैसे लिखना पड़ता है, फिर से याद दिला देंगे, करेंट एसेट। ठीक है। करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। तो
5th नंबर पीपीई और करंट एसेट 6th नंबर, ये हो जाएगा ऐड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके नोट बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे शेयर कैपिटल का, ठीक है। नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अगर तुम लोग को याद है, शेयर कैपिटल किसका लिखना पड़ेगा? सिर्फ होल्डिंग का, ठीक है। सब्सिडियरी का हम लोग नहीं लिखेंगे। देखो हम याद दिला देते हैं, मैंने दिखाया था यहाँ पर डिटेल्स में कि हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसका। ये देखो हम थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा रिकॉल हो जाए। मैंने यहाँ पर काट के वो बैलेंस शीट बना के दिखाया था। हम लोग यहाँ सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे। सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को नेट करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो होगा वही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं तो किसका दिखाएंगे? ओनली एंड ओनली होल्डिंग कंपनी का, जो कि है यहाँ पर देखो ये रहा 5 लाख। कैसे? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 5 लाख, ठीक है। ये बन गया पहला नोट। फिर नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा देखते हैं। पहले यहाँ अवेलेबल क्या है? यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और यहाँ पर हम लोग का, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो कौन सा लिखेंगे? सब्सिडियरी का पूरा नहीं लिख सकते। सब्सिडियरी का उसमें पोर्शन लिखना पड़ेगा कि कितना, क्योंकि सब्सिडियरी का हम लोग क्या करते हैं, उनके रिजर्व सरप्लस को हम लोग परचेस करते हैं। जितना परचेस करते हैं वो नेट वर्थ में जाता है, और नेट वर्थ को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। तो होल्डिंग का कौन सा लिखेंगे? पोस्ट एक्विजिशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये किसका लिख रहे हैं? होल्डिंग का लिख रहे हैं। ये भी चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख लो, होल्डिंग का लिख रहे हैं। कितना है? 2 लाख, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हम इसके ऊपर भी एक रुपीस का कॉलम है, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा अगर कैपिटल रिजर्व हुआ तो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नहीं ऐड करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। फिर नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 किस बात का है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, तो वो भी देखेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाता है नेट वर्थ ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। तो देखते हैं सब्सिडियरी कंपनी का नेट वर्थ। तो सब्सिडियरी कंपनी कौन है? एस लिमिटेड। नेट वर्थ में क्या आएगा? शेयर कैपिटल, और आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब 2,50,000 प्लस 1 लाख। तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, ठीक है। टोटल हो गया 3,50,000, और इसका हम लोग करेंगे, कितना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट? हम लोगों ने अभी निकाला था 20%, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20% ऑफ 3,50,000। तो देख लो कितना होगा। 70,000 मैम। अच्छा, 70,000 हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग का 70,000। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर में क्या लिखना है देखते हैं। फोर्थ नंबर है हम लोग का ट्रेड पेबल, ये लिख देते हैं 70,000। ट्रेड पेबल ये लिखेंगे, ये कुछ नहीं, ऐड करके लिख दोगे दोनों का, ट्रेड पेबल हो गया। ट्रेड पेबल होल्डिंग सब्सिडियरी ऐड कर देना। होल्डिंग का है 175 और 50, 1,75,000 और 50,000। अच्छा, देख लो कितना होगा, 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 यहाँ पर लिख देते हैं, 2,25,000, और ये 5 लाख आया था। बस सेकेंड वाला हमारा बाकी रहेगा। अच्छा चलो, 5th नंबर पीपीई, इसमें भी वही होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों का ऐड करके लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं है। 5 लाख और 3 लाख, तो यहाँ हो गया 5 लाख और यहाँ हो गया 3 लाख। शायद मेरा थोड़ा इनर कॉलम जो है ये अंदर की तरफ आ गया, साइड होना चाहिए था, ठीक है चलो कोई बात नहीं।
तुम लोग अपने हिसाब से सही प्रेजेंटेशन कर लो। 8 लाख। और 6th नंबर में करेंट एसेट्स, उसका भी होल्डिंग और सब्सिडियरी। करेंट एसेट का 155 और 1 लाख। $2,55,000। तो 8 लाख और 2,55,000। 8 लाख और 2,55,000, मतलब 10,55,000 ये टोटल आ रहा है। तो उधर भी उतना ही आना चाहिए, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। वैसे तो हम लोग लिख नहीं सकते, अभी हम लिख रहे हैं लेकिन हम निकाल देते हैं। रिजर्व सरप्लस बता देते कैसे है। रिजर्व सरप्लस में हमारा अगर कैपिटल रिजर्व या गुडविल वगैरह कुछ आया, तो मैंने भी चेक नहीं किया, बट एक्चुअली वो कैपिटल रिजर्व आएगा बोल के मैंने पूरा पूरा कर दिया, लेकिन वो पहले हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हम लोग का, ये रहा 2,20,000। लेस कर देंगे नेट वर्थ of subsidiary company, percentage of net worth of subsidiary company। तो 80% of net worth कितना था सब्सिडियरी का? ये रहा 2,50,000 और ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3,50,000। तो बोलो कैपिटल रिजर्व हुआ? ये डिफरेंस तो 60 का आ रहा है, दिख ही रहा है। कैपिटल रिजर्व हुआ कि गुडविल हुआ? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमारा बेनिफिट है, हमें 2,80,000 मिला, 2,20,000 देके, तो कैपिटल रिजर्व हुआ। तो फिर यहाँ डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, उसको वर्किंग नोट नंबर 1 बना दो, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का हो गया 60,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,60,000। लेकिन पहले वो नहीं बनता है तो हमें ऐड वैड नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आंसर पता है तो मैंने कर दिया। ठीक है, ये नहीं तो फिर ये बनने के बाद ही ऐड करना चाहिए। 2,60,000 और +70 प्लस 7,25,000। हाँ, 10,55,000 दोनों साइड आ रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है ये रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ही था। अच्छा, अब ये जो है 10th नंबर तो हुआ। अब तुम लोग सेम ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप ऑफ है। वो तुम लोग इस तरीके से कॉन्सोलिडेटेड बना के इसमें देख सकते हो। इलास्ट्रेशन 11। और क्या ट्राई कर सकते हो? एक बार ट्राई करोगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा अलग है तो फिर याद करने में आसान होगा। इलास्ट्रेशन 12 भी ट्राई करके देख सकते हो। ये दो ही दे रहे हैं, 11 और 12। ठीक है, ये दो होमवर्क करके देखो। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।